हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हो कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। भाई साहब, आज क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि पेपर में अपने को देखने को मिलते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की क्या करेंगे, एक हम सीरीज करेंगे। हाँ, यहां पे क्या करूंगा, मैं उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दूंगा जो लास्ट कई सारे ईयर्स से देखने को मिल रहे हैं। बट ये नहीं, ये मतलब नहीं है कि भाई साहब तुम पूरा इसी पे रिलाय हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी सारी चीजों की रीडिंग लगा के जाओगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बारी रिपीट होते हैं, तो दैट्स व्हाई हम इस पे क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई साहब तुम लोगों को पता ही है, विनर सीरीज आ चुकी है, जाके ऑर्डर करो और एक साथ ट्राई करो, बंडल में ही ऑर्डर करो, क्योंकि उस पर क्या पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है। अगर आप सिंगल ऑर्डर करोगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। चलो जी, सबसे पहली कहानी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक में। अगर कोई मुझसे बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो ऑब्वियसली भाई साहब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पहला फीचर क्या है, पहला फीचर क्या है, ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल। जो भी लिखना चाहो वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। जो मैनेजमेंट है वो हमेशा क्या रहता है, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल रहता है। जहां चाहो वहां पे अप्लाई कर दो, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, टाइम पास के लिए मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं भाई साहब, गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। थर्ड क्या होता है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक बारी करके रुक नहीं सकते, आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, इट्स अ डायनामिक। ये समय के साथ साथ इसकी अप्रोच क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। मैं अगर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, या लेट से मान लो मैं ऑफलाइन में एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो रोज मैं उसको तो ये नहीं बोल सकता ना भाई साहब मार मार के पढ़ाना स्टार्ट करूं, नहीं ना, ठीक है। कभी मुझे उसे प्यार से भी समझाना पड़ेगा। तो इसकी अप्रोच क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ये डायनामिक है, प्लस ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, तीन चीजें आती हैं इसमें मल्टी डायमेंशनल में। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि हमने वन शॉट किया है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। वो चीज क्या होती है, इसमें डिफाइन होती है। देन उसके बाद आता है इंटेंजिबल, इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंटेंजिबल फोर्स है, प्लस ये ग्रुप एक्टिविटी है, कई सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं, कहानी खत्म। अगला जो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता है, अच्छा वैसे तो क्वेश्चन आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट का भी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और क्या कहते हैं लोअर लेवल। टॉप लेवल में क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सीईओ, सीएफओ, ठीक है, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे क्या आ जाते हैं, टॉप में आ जाते हैं। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट मैनेजर लाइक एचआर, सेल्स और ये सारे। देन उसके बाद सबसे लोअर लेवल में क्या आता है, फोरमैन एंड सुपरवाइजर आ जाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, बट हम मूव कर रहे हैं। देन उसके बाद बात करी जाए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक कहावत चलती है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट करोगे जीरो मिलेगा, फेलियर मिलेगा, ठीक है, लॉस मिलेगा, जो भी कह सकते हो। लेकिन अगर मैनेजमेंट में से हम क्या कर दें, कोऑर्डिनेशन माइनस कर दें, तो कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला हार्मोनाइज्ड गोल, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में क्या हो जाता है, इंटीग्रिटी आ जाती है, हार्मनी आ जाती है, ठीक है। कोई लड़ाई नहीं करेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करवा देना, तो उससे हम इजीली गोल अचीव कर सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ वर्क, कौन सा काम आप करोगे, कौन सा काम आप करोगे, ठीक है। वर्किंग रिलेशंस क्लियर हो जाएंगे। और देन उसके बाद बात क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिविजन्स, ठीक है। सारे डिविजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंस वाला सोचे कि भाई साहब मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता, तो नहीं भाई, अगर सेल्स वाला सेल नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, तो आपका काम नहीं चलेगा। तो मतलब सारे जो डिपार्टमेंट्स है, डिविजन्स है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आगे बात करी जाए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब ये एक लौता चैप्टर है भाई साहब, जहां पे मुझे कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। बट अब तुम लोगों के लिए करना है तो करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, वैसे तो मैंने सारे ही प्रिंसिपल्स और सारे ही टेक्निक्स को क्या कर दिया, इंपॉर्टेंस दे दी, क्योंकि मैं किसी को निगलेक्ट कर ही नहीं सकता भाई, आता ही आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यहां पे टोटल क्या है, 4 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं पहले से वो क्या है, बेस्ट हैं, उन्हीं को अपने को यूज करना चाहिए। बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड से नए नए मेथड नहीं ढूंढने हैं। दूसरा क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। यहां पे क्या होता है, बोथ मैनेजर एंड वर्कर शुड कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग अ हार्मोनिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई साहब मैनेजर सोचे कि मैं बेस्ट हूं और ये सोचे कि मैं बेस्ट हूं, नहीं, दोनों को सोचना चाहिए कि दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और ऐसी सिचुएशन जहां पे दोनों एक दूसरे को अपना भाई समझे, ठीक है, भाईचारा समझे, उस सिचुएशन को बोला जाता है मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। आगे कह रहा है, अगला क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना एक के दूसरे का काम नहीं चल सकता। वही कह रहा है, कॉपरेशन अमंग द मैनेजर एंड द वर्कर इज स्ट्रेस्ड रादर देन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों को अपना इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। और मान लो कंपनी का बाई चांस प्रॉफिट आ गया, तो वो प्रॉफिट जो मैनेजमेंट है उसे क्या करना चाहिए, वर्कर्स में भी शेयर करना चाहिए। एंड लास्ट क्या आता है, पर्सनल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू देयर बेस्ट एक्सटेंट, ठीक है। मतलब एग्जांपल के लिए मुझे पता है कि इसके पोटेंशियल है भाई साहब, ये 1000 यूनिट्स बना सकता है, तो मुझे उसको 1000 यूनिट पे पहुंचाना है। बेशक अभी वो 100 यूनिट्स कर रहा है और इस पे अगर मेरा खर्चा भी हो रहा है तो करने की जरूरत है, मतलब उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। देन आती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने फंक्शनल फोरमैनशिप को सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा आता है पेपर में।
पहली टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना भाई साहब, इससे नीचे के जो भी चीजें हैं उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा क्यूसी चलता है, क्वालिटी चेक, ठीक है। अगर प्रोडक्ट इस क्वालिटी को मीट कर पा रहा है तो इसको आगे भेजा जाएगा, नहीं मीट कर पा रहा हटा दिया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब मुझे पता है मेरे पास 4 ऑप्शंस है, मेरे पास मान लो 10 ऑप्शंस है, 10 में से सेल ही 4 की हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, बाकी के जो 6 फालतू के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। इसे क्या बोला जाता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देन मेथड स्टडी। एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जो मेथड बेस्ट है उसको स्टडी करके क्या करा जाए, अडॉप्ट करा जाए, दैट्स कॉल्ड मेथड स्टडी। देन आता है मोशन स्टडी। अब भाई साहब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो पानी पीना है हमें, ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको प्यास लग रही है, पानी की बोतल आपने रख रखी है या पानी का जो वाटर कूलर है उसको रख रखा है 500 मीटर दूर, हर बार एम्प्लॉय जा रहा है वहां से लेके आ रहा है। मुझे समझ में आया, मैंने उस एक्टिविटी को क्या करा, उस पानी वाटर कूलर को यहीं पे पास में रख दिया, ठीक है, अपने पास में रख दिया। और अब क्या हो रहा है, मुझे ज्यादा फालतू के मोशंस नहीं करने पड़ रहे, तो जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स होती है उनको खत्म करा जाता है किसके अकॉर्डिंग, मोशन स्टडी के। देन टाइम स्टडी की बात करी जाए, भाई हर काम को करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, करने का पर्टिकुलर टाइम नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम होता है। मान लो एग्जांपल के लिए मैं कोई काम आपको दे रहा हूं, ठीक है, वो काम आपको 10 मिनट में क्या करना है, खत्म करना है, इसका आइडियल टाइम 10 मिनट है और मैं लगा रहा हूं उसके लिए 3 घंटे, भाई सब जस्टिफाई नहीं है ना। तो हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम क्या करना चाहिए, अपने को स्टडी करना चाहिए और वही क्या करना देना चाहिए, डिफाइन कर देना चाहिए, उतने में ही वो काम खत्म होना चाहिए। फटीग स्टडी। फटीग का मतलब क्या होता है, थकावट, ठीक है। टाइम टू टाइम अपने को डिसाइड करना चाहिए, भाई इतने टाइम के बाद एक बंदे को क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, ठीक है, वो थक जाता है और कितने टाइम का ब्रेक चाहिए वो भी इसमें डिफाइन होता है, इसे बोला जाता है फटीग स्टडी। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं हूं, पूरी मेहनत करे जा रहा हूं भाई, जोश में लगा हुआ, ठीक है, पूरा काम करे जा रहा हूं, लेकिन आउटपुट आ नहीं रहा, ठीक है, मेरे को उतना सैलरी नहीं मिल रही, मेरे को मान लो 50,000 मिल रही है और दूसरा बंदा है कुछ काम नहीं कर रहा, उसको भी 50,000 मिल रही है, तो भाई ये तो मेरे लिए जस्टिफाई नहीं है ना। तो इसलिए क्या करा जाता है भाई साहब, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी, जो कम काम करेगा उसको कम सैलरी, इसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब एक प्रिंसिपल आता है इक्विटी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो आता है क्या कहते हैं, हेनरी फ्योल का, वो क्या कहते हैं कि भाई इक्विटी में सबको बराबर की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, तो वो प्रिंसिपल का वायलेशन यहां पे होता है। और लास्ट क्या आता है, मेंटल रेवोल्यूशन। भाई मैनेजर और वर्कर दोनों को एक दूसरे का, अभी हमने बात करी थी मेंटल रेवोल्यूशन की, दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री समझना चाहिए और कोई भी एक दूसरे को सुपीरियर ना समझे। आगे आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मतलब क्या होता है, भाई साहब जितना भी अपना वर्किंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें 2 टाइप के इंचार्ज डालने चाहिए, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, और इनके अंडर अगेन 4 लोग होने चाहिए। कौन कौन से, स्ट्रक्चरल क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी, ठीक है, स्पीड, इधर की बात करी जाए प्रोडक्शन इंचार्ज की, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। क्या क्या है भाई, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नाम से समझ में आ जा रहा, भाई साहब वर्कर को इंस्ट्रक्शन देगा। रूट क्लर्क ये डिसाइड करेगा कि कौन से रूट से प्रोडक्शन होनी चाहिए। देन उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखेगा किस पे कितनी टाइम होना चाहिए, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए। डिसिप्लिनरी काम, नाम से समझ में आ जा रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। प्रोडक्शन में आते हैं, स्पीड बॉस का काम क्या है, काम टाइमली कंप्लीट हो टास्क पे, ठीक है। गैंग बॉस का क्या है, टू कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क। रिपेयर बॉस, भाई साहब जो भी दिक्कतें हैं, खराबियां हैं, उनको प्रॉपर्ली मैनेज करना। और इंस्पेक्टर, देखना है कि क्वालिटी सही से अचीव हो रही है या नहीं। इस चीज को क्या बोला जाता है भाई साहब, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब बात करते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स की। इन 14 प्रिंसिपल्स को मैं डिटेल में ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, ऐसे ही समझा दूंगा। सबसे पहला प्रिंसिपल है इक्विटी। जितना पॉसिबल हो सके किसी से रिलीजियस, कास्ट और जेंडर के अकॉर्डिंग बाइसनेस नहीं करना, ठीक है, इक्वली सबको ट्रीट करना। ऑर्डर, हर समान और हर इंसान की एक पर्टिकुलर प्लेस होती है और वो वहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो पर्सनली मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे सारे सामान इधर उधर फेंके पड़े रहते हैं, तो इस वहां पे ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। मतलब हर इंसान की एक पर्टिकुलर जगह है, हर सामान की एक पर्टिकुलर जगह है और वो इंसान वहीं पे होना चाहिए, वो सामान वहीं पे होना चाहिए। इसे क्या बोला जाता है, ऑर्डर। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या है, मुझे अपने वर्कर से समझना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर कुछ मैं काम करने जा रहा हूं तो उनकी राय लेनी चाहिए। ये चीज क्या कहलाती है, इनिशिएटिव। इससे ना वर्कर्स के अंदर एक बिलोंगिंगनेस की भावना आ जाती है, भाई मेरे भी थोड़ी बातचीत चल रही है, खुश रहते हैं वो। डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए। प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सबको फॉलो करनी चाहिए, टॉप लेवल और बॉटम लेवल, हर इंसान को। स्पिरिट डिकॉ, भाई साहब आई की जगह वी का यूज करना चाहिए। कभी मैं मैनेजर हूं, खुद को मुझे प्रमोट नहीं करना भैया, मैं ऊपर मैं ऊपर मैं ऊपर, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करके लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगला आता है स्केलर चेन, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी ई। अब मान लो इन दोनों को बात करनी है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, इन दोनों को आपस में कोई कन्वर्सेशन शेयर करनी है तो ये सीधा नहीं शेयर कर सकते। सबसे पहले ई को डी के पास जाना पड़ेगा, डी को सी के पास, फिर सी बी के पास भेजेगा, फिर यहां से इंफॉर्मेशन वापस से क्या होगी, इसी फ्लो के साथ जाएगी और ये आगे तक क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है बच्चे? स्केलर चेन, जो कि ऑफिशियल चेन है, इसे फॉलो करना चाहिए। मान लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन क्या होगी? फ्लो होगी। अब मान लो कभी अपने पास टाइम ही नहीं बचता, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत खतरनाक सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में हम डायरेक्ट जाके बातचीत कर सकते हैं, और इसको बोला जाता है एक्सेप्शन ऑफ क्या कहते हैं? स्केलर चेन, और इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। क्या बोला जाता है? गैंग प्लैंक। ठीक है, तो ये क्या है? इट्स एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। अब मैं रोज नए वर्कर्स को हायर कर रहा हूं, उनको ट्रेनिंग वेनिंग दे रहा हूं, जैसे आउटपुट लेने की बारी आ रही है, भाई साहब जॉब से निकाल दे रहा हूं, कोई फायदा मिलेगा क्या? नहीं। तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके भाई साहब लंबे टाइम तक अपने एम्प्लॉयज को क्या करो? हायर करके रखो। डिवीजन ऑफ वर्क, अगर मैं सारा काम अकेले करना चाहता हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई साहब। ठीक है, मुझे काम को क्या करना पड़ेगा? लोगों में डिवाइड ही करना पड़ेगा, उसे बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? जितनी भी ठीक है एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं एक टाइप की, उनका एक ही बॉस होना चाहिए और उसके लिए एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, इसे क्या बोला जाता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है, प्लीज देख लेना, वैसे कराया गया है ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो M1 और M2 ये दो मैनेजर हैं, और मेरे अंडर दो लोग काम करते हैं, S1 और S2। तो ये इसको भी ऑर्डर दे रहा है, इसको भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है। तो भाई साहब ये दोनों कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? दो दो बॉस से क्यों ऑर्डर लेने? तो एक बॉस ही क्या करेगा? एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा। ठीक है, इन दोनों को एक ही बॉस क्या करेगा? एक ही मैनेजर ऑर्डर देगा। इसे क्या बोला जाता है? यूनिटी ऑफ कमांड। देन आता है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देना भाई साहब, कि उससे बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। भाई साहब पूरी मेहनत करे जा रहा है, तुम सैलरी कुछ दे ही नहीं रहे हो, फायदा क्या? देन उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो भाई साहब पावर भी देनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला क्लास में सबको चुप करा दो, तुम करा ही नहीं पाओगे क्योंकि मैंने पावर नहीं दी है। लेकिन मैंने बोला कि अगर कोई भी बोले भाई कान के नीचे उसके एक थप्पड़ जड़ दो, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, साथ में अथॉरिटी भी दे रहा हूं, पावर्स भी दे रहा हूं। देन उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसे ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बता देता हूं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर सारी अपने हाथ में रोक के रखना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर मैं सेंट्रलाइजेशन करता हूं तो भाई डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा डिले होगा, सारी चीजें मेरे से पूछ के करी जाएगी। लेकिन अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन कर देता हूं तो भाई बॉस को कोई कुछ समझेगा ही नहीं। तो हमें इन दोनों का एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना चाहिए कि जहां पे जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, वहां पे पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, और जहां पे बहुत ज्यादा नेसेसरी है वहां पे पावर को क्या कर दो? सेंट्रलाइज कर दो। एंड उसके बाद सबसे लास्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए मुझे 3 सप्लायर से सामान लेना है, मान लो सप्लायर 1, सप्लायर 2 और सप्लायर 3 से सामान लेना है। मैंने ए से पूछा तो इसने कहा भाई साहब 100 रुपए का, इससे पूछा तो इसने कहा भाई साहब 120 रुपए का, इससे पूछा मैंने तो इसने कहा देखो सामान तो 50 रुपए का ही है, लेकिन मैं उसमें तुम्हें 100 रुपए कमीशन दे दूंगा। मतलब पूरा सामान तो जो पड़ेगा कंपनी को वो कितने का पड़ेगा? 150 का पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी में कुछ दिक्कतें होंगी। कायदे से मुझे क्या करना चाहिए भाई साहब? सप्लायर 1 से सामान लेना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट भी कम है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। लेकिन मैं किससे सामान लूंगा? अबे ऑब्वियसली तुमको पता है यार मेरा नेचर, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इससे नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा तो फायदा हो रहा है, मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख रहा हूं, लेकिन जनरल इंटरेस्ट को नहीं देख रहा। तो मुझे क्या देखना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट देखना चाहिए। क्लियर है? आई कहानी समझ में? तो देखो वही क्या है? सबऑर्डिनेशन। अब इन सारे प्रिंसिपल्स पे भाई साहब सीधी सीधी केस स्टडी उठ के आ जाती है, तो प्लीज प्रिपेयर करके जाना। मुझे लग रहा है शायद यहां से क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर खत्म। आगे बात करी जाए डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई साहब तुम्हें पता ही है 4 तरह की डायमेंशंस है, सॉरी 5 तरह की। सबसे पहला इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, तीसरा है टेक्निकल, लीगल और पॉलिटिकल। आ जाओ इनको और थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं। भाई साहब इकोनॉमिकल की बात करेगा, चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? और जितनी भी इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ी है उनमें से कोई भी टर्म अगर दिख जाए इकोनॉमिक है, लाइक इंटरेस्ट रेट, इनकम, ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडिकेटर, इंडिकेशंस, इन्फ्लेशन, फलाना ढिकाना, ऐसी टर्म्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कुछ भी दिख जाए समझ लो कहानी किसकी चल रही है भाई साहब? इकोनॉमिक फैक्टर की। सोशल फैक्टर में सोशल फैक्टर आ जाता है, लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस सेलिब्रेशन, लाइक दिवाली आ जाती है भाई साहब सोन पापड़ी की सेल ही सेल सोन पापड़ी की चल रही है। ठीक है, वैलेंटाइन डे, कैडबरी, ठीक है, वो आता है ना लव वाला एडिशन, आओ प्यार में पागल। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सोशल में आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल, कोई भी टेक्निकल इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, लाइक एआई पे चल रहा है ना आजकल, इट्स एग्जांपल ऑफ टेक्निकल एनवायरनमेंट। लीगल में क्या आ जाता है भाई? लॉ पास्ड बाय गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से लॉ वो पास हो रहा है। ठीक है, लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये वो फलाना ढिकाना, दिल्ली में पटाखे बैन, ये सारे किसका एग्जांपल है? लीगल का। पॉलिटिकल में ठीक है, चेंज इन पॉलिटिकल कंडीशंस एंड सिचुएशंस, गवर्नमेंट चेंज हो गई, लाइक मोदी जी तो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस चेंज हो गए तो उसे क्या बोला जाएगा? चेंज इन क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगली बात आती है प्लानिंग प्रोसेस की। भाई साहब प्रोसेस तो सबको करके ही जाने। अच्छा एक चीज उस पे जाने से पहले एक तुम लोगों को ब्रह्मास्त्र दे देता हूं, लिख लो कॉपी पेन पे जल्दी से। ठीक है, अगर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ POSDC किसी का भी,
P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनमें से किसी की भी इंपॉर्टेंस आती है तो कुछ अपने पास जनरल फॉर्म्स है भाई साहब, चिपका देना। पहली जनरल फॉर्म क्या है? इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस या हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए फायदा होता है। दूसरा, ठीक है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और कह सकते हो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये इतने ये क्या है? ब्रह्मास्त्र हैं भाई साहब, कुछ नहीं आ रहा ये चिपका दो, ठीक है, सब में चिपक जाएगा, POSDC में। सेम गोज विद फीचर्स, फीचर्स में क्या करो? 2-3 इसके फीचर्स लगा दो, लाइक सबसे पहला फीचर, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, परवेसिव, परवेसिव बोले तो हर जगह पे अप्लाई हो जाता है, एंड ठीक है, एक आके इंपॉर्टेंस लगा दो, क्योंकि फीचर्स जो होते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स से मिलके बनते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये जनरल बन जाएंगे भाई साहब। कहीं पे भी आपको अगर फीचर्स पूछ दे और बाई चांस आपको नहीं याद आ रहा, ये चिपका सकते हो, ठीक है। दीज आर द ब्रह्मास्त्र, ये BST के क्या है? ब्रह्मास्त्र, हर जगह पे इनको चिपका सकते हो, लेकिन ये उसी केस में करना अगर ना याद हो। अगर तुम्हें याद है तो भाई उसको ज्यादा प्रेफरेंस दो, ठीक है, नहीं याद है तो फिर तो अपना हिसाब किताब ही है। चलो, तो बात करी जाए सबसे पहला भाई साहब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि क्या काम करना है। दूसरा, डेवलपिंग प्रेमिसेस, कुछ अजम्पशंस बनानी पड़ती हैं, ठीक है, उस अजम्पशंस के बेसिस पे रिसोर्सेज इकट्ठा करना। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेट्स। अच्छा, तुम लोगों को लग रहा हो बहुत तेजी में जा रहे हैं, अबे भाई ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है, यहाँ पे मेन हम क्वेश्चंस का फोकस करने चाहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीजें देखनी है, डिटेल में समझना है, तो चैप्टर जाओ, प्लानिंग का वन शॉट अपलोड करा हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, जितने भी मेरे पास ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस को पहचानना, देन उन हर एक ऑप्शंस को क्या करना? इवैल्यूएट करना, भाई इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या नुकसान है, ठीक है। देन उसके बाद उनमें से जो बेस्ट लगे मुझे वो अडॉप्ट कर लेना, अडॉप्ट करके उसको इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट करके फॉलो अप एक्शन देखना, भाई सही से चल रहा है या नहीं, चीजें आगे बढ़ रही हैं या नहीं। देन उसके बाद बात करी जाए, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। देन उसके बाद बात करी जाए, ये कुछ आ जाते हैं, इनसे की स्टडी आ जाती है, भाई पहचानना होता है। देखो, ज्यादा मेहनत मत करना, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है पॉलिसी। ये क्या होते हैं? जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, और इससे पता लगता है कि भाई पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने को क्या करना है। नेचर की बात करी जाए तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब चेंज कर सकते हो लेकिन नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया कि हम पॉलिथीन नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ पॉलिसी ऑफ कंपनी। हम क्रेडिट पे सामान नहीं बेचेंगे, ये पॉलिसी है हमारी, ठीक है। हम सीनियर सिटीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, पॉलिसी है हमारी। हम 70% से ज्यादा बच्चे को ही एडमिशन देंगे, उससे कम में नहीं, ये पॉलिसी है। इसमें थोड़े मोटे चेंजेस करके भाई साहब बदला जा सकता है। फोकस की बात करी जाए तो ये रूटीन फंक्शन है, ठीक है, प्रिस्क्राइब मैनर में ही परफॉर्म होना चाहिए। स्ट्रेटजी की बात करी जाए तो दे आर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट प्रोवाइड ब्रॉड, बड़े लेवल पे क्या करते हैं? चीजों को प्रोवाइड करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, समय के साथ साथ हमें अपनी स्ट्रेटजीज क्या करनी पड़ती हैं? चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये डिफाइनिंग द लॉन्ग टर्म स्कोप, ज्यादा टाइम तक बिजनेस के साथ क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं, और बिजनेस की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर की बात करी जाए तो प्रोसीजर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है कि कैसे सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे। ये क्या होता है? रिजिड होता है, ये डिफाइन हो गया तो वैसे ही चलेगा, चेंज नहीं होगा। इन्फोर्सिंग अ पॉलिसी टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या करने, अचीव करने के लिए पॉलिसीज को इन्फोर्स करने का काम किसके थ्रू होता है? प्रोसीजर के थ्रू होता है। मेथड्स, भाई साहब काम को करने के डिफरेंट तरीके हैं, कौन सा तरीका अपने को बेस्ट लग रहा है वो क्या कहलाएगा? मेथड। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। अब कभी पहला मेथड नहीं चल रहा तो दूसरे मेथड पे मूव करना पड़ता है। ये कंप्लीटिंग द गिवन टास्क एफिशिएंटली, इसका फोकस होता है। देन बात करी जाए रूल्स, भाई साहब रूल्स तो फॉलो करने ही करने हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। दे आर रिजिड एंड परमानेंट, ये चेंज नहीं होते, ये एक बार बना दिए गए चलते रहेंगे। स्पेसिफाइंग व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए, भाई साहब एंड गोल होते हैं, एंड गोल होते हैं प्लस ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हैं, टाइम पीरियड मेंशन होता है, एंड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। मोर और लेस रिजिड, ठीक है, कभी कभी चेंज भी होते रहते हैं, कभी कभी चेंज भी नहीं होते रहते हैं। स्पेलिंग आउट द जनरल एंड ब्रॉड इशू, सबसे ऊपर लेवल की जो बात होती है वो ये क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। प्रोग्राम की बात करी जाए तो दे आर डिटेल स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटीज, इसमें सब आ जाता है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव आ जाता है, बजट आ जाता है, स्ट्रेटजीज आ जाता है, पॉलिसी, सब कुछ इसमें आ जाता है। बात करी जाए फ्लेक्सिबिलिटी, भाई साहब लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकते हैं। गिविंग द प्लान डिटेल टू अटेन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बजट की बात करी जाए तो दे आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिफाइन द टारगेट पॉलिसीज, ठीक है, अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, ये चेंज नहीं होते, जितना बजट बना लिया उतना ही चलेगा, ठीक है। क्वांटिफाइंग फ्यूचर फैक्ट्स, ठीक है, नंबर्स में फ्यूचर फैक्ट्स को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। आगे बात करी जाए, मूव करते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा प्लानिंग की तो फीचर्स और वो सारी चीजें कराई नहीं, भाई साहब फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस प्लीज करके जाना, ठीक है। एक बारी रीडिंग लगा लेना, लगभग वो फीचर्स, इंपॉर्टेंस और वो सारी चीजें सेम ही है। वैसे मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया तुम लोगों को इंपॉर्टेंस का और फीचर्स का, वो हर जगह पे चिपका सकते हो। आओ जी, मेरा पर्सनल फेवरेट है ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स, ठीक है। 4 स्टेप्स में खेल खत्म हो जाता है। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को काम पहचानना और डिवाइड कर देना।
क्रिएटिंग डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्ड भी यूज होता है इसकी जगह। आगे आता है भाई साहब असाइनिंग ड्यूटीज, लोगों को काम देना। अच्छा, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को ग्रुप करना और उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे देना, लोगों को काम देना। और लास्ट में एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है भाई, मैंने काम दे दिया तो सर काम देने से छुट्टी नहीं बढ़ती भाई साहब, आके काम बताना भी पड़ेगा कि हुआ या नहीं। ये इसके स्टेप्स हो गए। आगे मूव करा जाए भाई साहब, बात करी जाए दो टाइप के स्ट्रक्चर की, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल डिविजनल क्या होता है भाई? फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जब मैं काम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, आओ जी अब लगे हाथों, इतना हो गया है तो आओ एक स्ट्रक्चर की बात करी ली जाए फंक्शनल। और देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये है हमारा भाई साहब जनरल मैनेजर, जो कि मैं हूं, मान लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और ये है हमारा, मान लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट। ये इतने डिपार्टमेंट्स ही मान लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, मैं एचआर की एक्टिविटी, फाइनेंस की एक्टिविटी, प्रोडक्शन की एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी, इनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना रहा हूं। इसे क्या बोला जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में सिंपल सी कहानी है, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं मान लो ये मेरा जनरल मैनेजर है, इसके अंडर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से बच्चे? एक तो क्लोथ्स बनते हैं और दूसरा फुटवेयर्स। ठीक है, दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब इसके अंडर सेम वही सेम एचआर, फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन, सेम गोज विद यहां पे भी एचआर, प्रोडक्शन, फाइनेंस और लास्ट सेल। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रोडक्ट के बेसिस पे जब हम क्या कर रहे हैं, चीजों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है भाई साहब? डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। प्रोडक्ट्स को डिवीजन भी बोला जाता है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्रिएशन की बात करी जाए तो ये किसके बेसिस पे होता है भाई साहब? फंक्शन के बेसिस पे। और ये किसके बेसिस पे होता है? प्रोडक्ट लाइनअप के बेसिस पे होता है। कॉस्ट की बात करी जाए तो भाई साहब यहां पे कोई भी एक्टिविटी दोबारा रिपीट नहीं हो रही। यहां पे देखो एचआर वाली एक्टिविटी यहां पे भी हो रही है और यहां पे भी हो रही है, मतलब एक ही एक्टिविटी दो बार रिपीट हो रही है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, खर्चा ज्यादा आएगा, वही चीज यहां पे मेंशन कर रहा है भाई साहब। यहां पे लेस डुप्लीकेशन होती है, इसलिए क्या होती है? इसकी कॉस्ट कम होती है, ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है। भाई साहब एक ही एक्टिविटी दो तीन बार, अभी तो मैंने 2 प्रोडक्ट लिए, 4 प्रोडक्ट लेना है, 10 प्रोडक्ट लेना है, 10 बार सही में एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो थोड़ा सा क्या हो जाता है? कॉस्टली हो जाता है। डिसीजन मेकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन होता है। जो भी खेल होता है वो किसके अंडर चलता है? एक डिपार्टमेंट में एक ही बंदा क्या करेगा? डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो इसका फाइनेंस का डिसीजन अलग होगा और इसके फाइनेंस का डिसीजन क्या होगा? अलग होगा। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, सेंट्रलाइज होता है और यहाँ पे क्या होता है? डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, सबको पावर दे दी जाती है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहां पे जनरल मैनेजर ही डिसीजन लेगा, भाई इतना खर्चा तुम्हारे डिपार्टमेंट से, इतना खर्चा। यहां पे क्या होता है? क्लोथ्स वालों को पावर दे दी जाती है, भाई 5 लाख का डिसीजन अपने हिसाब से ले लो। फुटवेयर को बोल दिया जाएगा 6 लाख तक का डिसीजन अपने हिसाब से ले लो। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। भाई साहब यहाँ पे क्या होता है? नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। सुटेबिलिटी की बात करी जाए तो ये वहां पे सुटेबल है जहां पे क्या होता है? अपने को ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, मतलब वर्क करने की एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहां पे क्या होता है? ये सुटेबल होता है। ठीक है, इसकी बात करी जाए तो ये क्या होता है? मोर सुटेबल होता है जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, वहां पे ये बढ़िया रहेगा, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़िया रहेगा। फंक्शनल हायरार्की की बात करी जाए तो भाई साहब हॉरिजॉन्टल चलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? सारे इसी लेवल पे काम करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वर्टिकल की कहानी चलती है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्टिकल फंक्शनल हायरार्की चलती है, ऐसे चलता है। और यहाँ पे क्या था? सेम ये वाला लेवल था। आगे बात करी जाए फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए। अच्छा, मैं इनके मेरिट्स और डिमेरिट नहीं करा रहा, एक बार प्लीज रीडिंग लगा लेना। मैं डिफरेंस करा रहा हूं कि डिफरेंस से ज्यादा नॉलेज आपके पास चली जाए। ठीक है, और हमें टाइम भी ज्यादा ना लगाना पड़े। सबसे पहला ओरिजिन की बात करी जाए तो जो फॉर्मल, अच्छा मैं हल्का सा ब्रीफ भी कर देता हूं अगर ना पता हो। फॉर्मल क्या होता है? जो मैनेजमेंट बनाती है भाई साहब, ये जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, फिर उसके बाद टीम लीडर, असिस्टेंट टीम लीडर। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है? एम्प्लॉय आता है। तो ये स्ट्रक्चर टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है, इसे क्या बोला जाएगा? फॉर्मल। दूसरा क्या है? मैं कहीं पे चाय वाय पीने गया, भाई साहब चाय पीते पीते याद आ गया क्रिकेट मैच खेलने का, ये वो हिसाब, आपस में बातचीत करी, हमने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारे सोशल इंटरेक्शन से बना है, इसे क्या बोला जाता है? इनफॉर्मल। और जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज रूल्स के अकॉर्डिंग बना है वो क्या होगा? फॉर्मल। कम्युनिकेशन फ्लो की बात करी जाए तो भाई साहब हमेशा कम्युनिकेशन फ्लो स्केलर चेन के थ्रू चलता है। यहाँ पे कुछ नहीं भाई साहब, कोई भी किसी से बात कर सकता है, वो ट्रायंगल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर्पस की बात करी जाए तो वर्क को सिस्टमैटिक करने के लिए बनाया जाता है भाई साहब, मेंटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करा जाता है। स्टेबिलिटी की बात करी जाए, ये स्टेबल रहता है, सामने वाला छोड़ के जा रहा है उसकी जगह नए बंदे को हायर कर सकते हैं। मान लो क्रिकेट मैच में एक दिन लड़ाई हो गई भाई, अगले दिन से टीम टूट गई, कोई भी मैच खेलने नहीं आ रहा, तो ये क्या रहता है? लेस स्टेबल रहता है। इंटरडिपेंडेंस की बात करी जाए तो इट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल पे क्या रहता है? थोड़ा मोड़ा डिपेंडेंट रहता है। और ये कैसे होता है भाई साहब? ठीक है,
यहां पे बात करी जाए तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर इनफॉर्मल रहे चाहे ना रहे, इंटरडिपेंडेंस की बात कर ली मैंने, थोड़ा सा गलती प्रोनाउंशिएट कर दिया। मतलब इंडिपेंडेंट की बात करी जाए तो यहां पे क्या होता है, ये ना जो फॉर्मल है ये इंडिपेंडेंट होता है, चाहे तुम्हारा इनफॉर्मल हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन इनफॉर्मल की बात करी जाए भाई साहब, फॉर्मल रिलेशन से ही तो ये तैयार होता है, तो इसलिए इसे क्या माना जाता है भाई साहब, डिपेंडेंट माना जाता है। आगे बात करी जाए, चलो भाई हमने अब क्या करना है, अपने को डिस्कशन करना है, और ये इस टॉपिक को, इसके बाद वाले टॉपिक को ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देना, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन को, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। 3 एलिमेंट्स आते हैं भाई साहब, सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीसरा अथॉरिटी, ठीक है। दोनों का मतलब, तीनों का मतलब समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या था, अगर मैं किसी को काम दे रहा हूं तो भाई साहब मुझे साथ में उसको क्या देनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी, बस उसी का थोड़ा सा एक्सपेंशन है, एक नई टर्म आ जाती है जिसे बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। मैंने काम दिया, साथ में पावर्स दी, तो भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, काम पूरा या नहीं हुआ उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, बस उसी चीज को क्या बोला जाता है, अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। इमर्स, ये कैसे बनता है भाई साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मिलती है वैसे ही आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है, आपकी जवाबदेही सेट हो जाती है। हिंदी में वर्ड यूज करा जाता है जवाबदेही, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाए तो ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का क्या रहता है, रिलेशन रहता है। सुपीरियर अपने जूनियर को क्या कर देगा, जॉब देगा। अथॉरिटी की बात करी जाए तो ये फॉर्मल रिलेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स से क्या होता है, अराइज होता है, भाई साहब ये काम करोगे तुम्हारे लिए इतनी पावर दे रखी है मैंने। देन उसके बाद डेलीगेशन की बात करी जाए, डेलीगेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर करना। तो भाई साहब अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, मेरे ऊपर जवाबदेही आई है भाई मैं ट्रांसफर कर दूंगा, भाई तू बता दे, नहीं मुझे ही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये ट्रांसफर हो सकती है बट पूरे एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती, एक एंड पे। जैसे एग्जांपल के लिए जनरल मैनेजर ने मुझे काम दिया, मैंने दूसरों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी भी है ना कि भाई मुझे देखना है कि ये काम पूरा कर रहे हैं या नहीं। और अथॉरिटी, पावर जो है पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। देन बात करी जाए फ्लो की, तो ये हमेशा क्या होता है, जूनियर से लेके सीनियर तक जाता है, मतलब अपवर्ड फ्लो होता है। इसकी बात करी जाए तो ये क्या होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, रन्स अपवर्ड, द सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट है वो क्या होता है, सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई साहब अब मैं ये काम आपका कर रहा हूं या नहीं। देन बात करी जाए सबसे लास्ट, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, पावर जो है मैनेजर से क्या होती है, सबऑर्डिनेट तक पहुंचती है। देन बात करी जाए, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट रख लेना भाई सब, सबसे ज्यादा मुझे जो लग रहा है, मेरे दिल के तार कह रहे हैं कि पेपर में रखा हुआ मिलेगा, इसे बोला जाता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अभी मैं समझा के आया हूं, प्रिंसिपल में जब पावर को क्या करा जाता है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पहले मैं अपने एक एग्जांपल से इनके बीच का डिफरेंस समझा देता हूं। मान लो एग्जांपल के लिए मैं मैनेजर हूं, ठीक है, मेरे अंडर 3 लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन, ए, बी और सी। अगर मैंने क्या करा, सिर्फ पावर ए को दी, मैंने कहा तू ये काम कर दियो, तेरे को मैं ये पावर दे रहा हूं, तो इसे क्या बोला जाएगा भाई साहब, डेलीगेशन बोला जाएगा। लेकिन अगर मैंने सबको बोल दिया कि भाई 5 लाख तक के डिसीजन सारे ले सकते हो, ठीक है, 5 लाख तक का अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, उससे आप डिसीजन ले लोगे, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। सबसे पहला कंपल्सरी और ऑप्शनल की बात करी जाए तो इट्स अ ऑप्शनल सिनेरियो, ठीक है। ये क्या है, बिना इसके मैं अपना काम शेयर ही नहीं कर पाऊंगा, तो इसे क्या बोला जाता है, ये कंपल्सरी सिनेरियो है। और ये क्या है, इसकी बात करी जाए तो ये ऑप्शनल सिनेरियो। ऑप्शनल सिनेरियो का मतलब क्या है, मैं चाहूं तो सबको पावर दे दूं, नहीं मन कर रहा है तो नहीं दूंगा, ठीक है। अगली बात करी जाए लेवल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, तो यहां पे क्या होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या होती है, पावर ट्रांसफर होती है। यहां पे क्या होती रहती है, ये बढ़ती रहती है, पहले टॉप से मिडिल, मिडिल से क्या होती है, लोअर लेवल पे जाती है। एम की बात करी जाए तो जो भी सुपीरियर है उसके बर्डन को कम करना, यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के बर्डन को क्या करना, कम करना। पॉलिसी मैटर एंड रूटीन फंक्शन, ठीक है, इसकी बात करी जाए तो ये पॉलिसी नहीं है भाई साहब, ये रूटीन फंक्शन है, मुझे अपने काम को ट्रांसफर करना है तो मुझे डेलीगेशन का यूज करना ही पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी जाए तो ये क्या है, ये कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का मन कर रहा है बनाए पॉलिसी, नहीं मन कर रहा नहीं बनाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। भाई साहब स्टेप्स तो सबके इंपॉर्टेंट है, इतनी गारंटी दे रहा हूं, कम से कम 2 स्टेप्स तो आने ही आने हैं, ठीक है, गारंटी है, 2 स्टेप्स किसी ना किसी के आएंगे ही आएंगे, प्रोसेस ऑफ, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस की। सबसे पहला है, ठीक है, जब भी हम स्टाफिंग करने जाते हैं भाई साहब, सबसे पहली चीज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है। हायरिंग करने से पहले ये तो देखोगे भाई 10 की जरूरत है, 20 की जरूरत है, 30 की। दूसरा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट को सर्चिंग वर्ड से भी यूज करा जाता है, तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे कि सामने वाला क्या करे, हमारे यहाँ पे अप्लाई करे, उनमें से लोगों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसेस अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। देन इंडक्शन होता है, इंडक्शन ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन, इंडक्शन की जगह इसको क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन भी बोला जाता है। देन उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अच्छा इसका पूरा नाम क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, उसको उस जगह पे रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंस के लिए हायर करा गया तो फाइनेंस पे उसे डालना, और उसको एनवायरमेंट के बारे में बताना, क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन। देन उसके बाद अगर उसको काम नहीं आता, ट्रेनिंग देना। देन उसके बाद अप्रेजल देना, ठीक है, अप्रेजल में देखना, चेक करना कि भाई साहब कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन एंड इसे करियर प्लानिंग भी साथ में इंक्लूड कर लेना, करियर प्लानिंग वर्ड भी यूज होता है। और सबसे लास्ट में क्या आता है, कंपनसेशन बोले तो सैलरी। ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्टाफिंग प्रोसेस है।
बात करी जाए, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। अच्छा देन उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है, जब मैं बिजनेस के अंदर से ही लोगों को प्रमोट कर दूं या ट्रांसफर कर दूं, इसके दो ही जरिए हैं भाई साहब, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। इधर की बात करी जाए तो इधर तो बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट कंपनी अपने सीधा वेबसाइट पे या आपने वहां पे नोटिस लगा देती है, भाई साहब हमें इतने लोगों की जरूरत है, हायर कर लो। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल के लिए एक जगह पे इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू में मान लो 1000 लोगों ने अप्लाई किया, सिलेक्शन 10 का हुआ, बाकी 900 जो 90 थे वो बच गए, तो उनका नंबर रख लिया जाता है, इन फ्यूचर उसे कॉल करके फिर से बुला लिया जाता है। एडवर्टाइजिंग, ठीक है, लिंक्डइन पे, naukri.com पे प्रमोट कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आते हैं, ठीक है, जिसको जॉब की जरूरत है वो भी आता है, जिसको क्या कहते हैं लोगों को हायर करना होता है वो भी आता है, वहीं पे इंटरव्यू होता है, लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। प्राइवेट एजेंसीज, कई सारी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स, वो क्या करती हैं, काम करती हैं कैंपस में जाकर रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, जिसे प्लेसमेंट बोला जाता है। रिकमेंडेशन, अपने एम्प्लॉय से रिकमेंडेशन ले लेना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, भाई साहब मुझे तुरंत लोगों की जरूरत है, मैं किसी की लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा, उसके अंदर 10 लोग काम करते हैं, सीधा आ जाएगा। एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, टीवी पे करना, ठीक है, वेब पब्लिशिंग, दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा, इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स आती हैं तो प्लीज एक बार रीडिंग लगा लेना, इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। बात करी जाए सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहली चीज क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। देखा जाता है कि भाई साहब मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्राइटेरिया दिया है ग्रेजुएशन, अब कई लोग क्या होते हैं 12वीं में होते हैं, वो भी अप्लाई कर देते हैं, तो सबको हटा के प्राइमरीली स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, इसमें 5 तरीके के टेस्ट परफॉर्म होते हैं, लाइक ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, और क्या था, हाँ और भी 2 टेस्ट थे, अभी क्लिक नहीं हो रहे मेरे दिमाग में, ठीक है, तो वो दोनों टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, मतलब 5 तरह के टेस्ट परफॉर्म होते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, और क्या कहते हैं, कौन थे, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक टेस्ट और था वो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, वो भी होता है। देन उसके बाद क्या करा जाता है, इंटरव्यू करा जाता है, इंटरव्यू करके उनका बैकग्राउंड चेक एंड रेफरेंस करा जाता है, लास्ट के 2, ठीक है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक दोनों स्टेप्स होते हैं, ठीक है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि मैं अपने पुराने प्रीवियस 2 एम्प्लॉइज की बात करूंगा, ठीक है, उनका नंबर दूंगा, उन एम्प्लॉइज कह रहा हूं, एम्प्लॉयर का, और वहां पे कॉल करके देखा जाएगा, पूछा जाएगा भाई साहब बंदा सही है या नहीं। दूसरा, बैकग्राउंड चेक में देखा जाता है भाई साहब इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था, इसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कहीं ये तिहाड़ से तो सीधा ज्वाइनिंग करने नहीं आया है। देन उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जॉब ऑफर दिया जाता है, और एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। दिस इज नोन एज सिलेक्शन प्रोसेस। आगे बात करी जाए ट्रेनिंग मेथड की, तो भाई साहब ट्रेनिंग मेथड तो वैसे बहुत सारे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जॉब के साथ साथ, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, पहले ट्रेनिंग दो फिर उसके बाद जॉब मिलेगी। लेकिन हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोस्टली 4 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 पेपर में आते हैं। सबसे पहला है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में हमें जब भी कोई नया बंदा हायर होता है, उसे एक सीनियर एम्प्लॉय, मास्टर एम्प्लॉय के अंडर रख दिया जाता है, और वो धीरे धीरे काम सिखाता रहता है। दिस इज नोन एज अप्रेंटिसशिप। दूसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, हम सामने वाले को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई साहब ये हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये हमारा वर्किंग कल्चर है, ये चीज काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट्स है। देन उसके बाद आता है इंटर्नशिप। कॉलेज के लास्ट ईयर में, ठीक है, मोस्टली कॉलेज के लास्ट ईयर में क्या होता है, आपको 6 महीने की, 2 महीने की, 5 महीने की किसी कंपनी में जाके जॉब करनी होती है, और स्टाइपेंड मिलता है उसके बदले में। आप प्रॉपर जॉब नहीं कर रहे होते, एक तरह से इंटर्नशिप कर रहे होते हो। और सबसे लास्ट आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक डमी वर्किंग एनवायरमेंट मिलाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइटर जेट्स उड़ाने वाले जो पायलट्स होते हैं या प्लेन उड़ाने वाले, पहले दिन ही भाई साहब प्लेन नहीं दे दिया जाता है, एक सिमुलेटर दिया जाता है, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके प्लेन उड़ाते हैं। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, एक ये टर्म यूज होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था भाई साहब, 1 नंबर कट गए थे मेरे इसी की वजह से। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, द स्पैन ऑफ सुपरविजन रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर। एक मैनेजर को कितने लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इस चीज को क्या बोला जाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करी जाए मैस्लो के नीड्स की थ्योरी, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रही मैस्लो के नीड्स की थ्योरी। भाई साहब इंसान की नीड्स ऐसे ही क्या करती हैं, इसी ऑर्डर में चलती हैं। सबसे पहली चीज सब साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, जिसको बेसिक नीड्स भी बोला जाता है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जिसमें क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान आता है। दूसरी आती है सिक्योरिटी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, कोई आके चाकू ना मार के चला जाए, वो सारी चीजें। देन उसके बाद बिलोंगिंगनेस, मतलब आजू बाजू के लोगों की नीड्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स, और सबसे लास्ट में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ अजम्पशंस दी गई थी मैस्लो के थ्रू। मैं जनरली ये अजम्पशंस नहीं पढ़ाता था, लेकिन लास्ट ईयर पेपर में आ गई, मतलब पढ़ाता था बट इतना डिटेल में इस पे फोकस नहीं करवाता था, भाई सब कर लेना इंपॉर्टेंट है, ये वो नहीं।
आती नहीं थी, कभी देखा ही नहीं था मैंने 10 साल से। फिर मैंने को लास्ट ईयर पेपर में, फाइनल का जो पेपर था उसमें दिख गई, तो मैंने कहा अब इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस, इज्जत देनी शुरू कर दी जाए। इसने खुद से लड़के मेरे से इज्जत ली है, कह रहा अपने को चाहिए क्या, फुल इज्जत। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पीपल्स नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, ठीक है। पीपल की नीड्स उनके बिहेवियर को क्या करती रहती है, इन्फ्लुएंस करती रहती है। नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कैन बी अरेंज इन हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है। एक हायरार्की में, एक ऑर्डर में क्या करा जा सकता है, उन्हें डिफाइन करा जा सकता है। एन इंडिविजुअल कैन मूव अ हायर लेवल नीड्स ओनली व्हेन प्रीवियस नीड्स इज सेटिस्फाइड। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी क्या कहते हैं, इसमें अगर मेरी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होगी तभी मैं सिक्योरिटी की नीड पे मूव करूंगा, तभी मैं क्या करूंगा, बिलोंगिंगनेस की नीड पे मूव करूंगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो सिक्योरिटी क्या रहेगी, घंटा रहेगी, ठीक है। तो ये कहानी होती है। देन उसके बाद बात करी जाए, वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड एंड इंडिविजुअल कैन मोटिवेट ओनली थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, तो मैं साइकोलॉजिकल से दोबारा थोड़ी सेटिस्फाई होऊंगा, ठीक है, मोटिवेट होऊंगा, मुझे सिक्योरिटी की नीड्स चाहिए होंगी। तो आओ ध्यान से एक बार सबकी बात कर ली जाए। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करी जाए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इसमें फूड, क्लोथ, शेल्टर आता है, ठीक है, इसको बेसिक नीड्स भी बोला जाता है। दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी नीड्स, ये क्या होती है, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी एज वेल बीइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरी जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये क्या होती है, कांस्टेंट एंड स्टेबल इनकम से पूरी की जा सकती है। बिलोंगिंगनेस की बात करी जाए तो इससे सोशल नीड्स, ठीक है, अफेक्शन, ठीक है, प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड, वो भी तो चाहिए ना भाई साहब, ठीक है, क्या कहते हैं, जॉब, नौकरी, छोकरी, ठीक है, वो वाला हिसाब किताब, फ्रेंडशिप, ठीक है। और ये क्या होती है, एक्सेप्टेंस एंड कंपेनियंस ऑफ कलीग्स, इससे पूरी हो जाती है। एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स में क्या होता है, इंक्लूडिंग एलिमेंट्स सच एज रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड रिकॉग्नाइजेशन, मेरा क्या कहते हैं, नाम चले, ठीक है, ऑफिस में, स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द सोसाइटी, ठीक है। ये क्या होती है, पोस्ट वोस्ट से मोस्टली मिल जाती है। देन उसके बाद आता है एक्सट्रीम नीड्स। एक्सट्रीम नीड्स दिल में छुपी हुई इच्छाएं होती हैं, आपने देखा होगा ना, लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो धर्म कर्म के काम वाम करने लग जाते हैं, सोशल बेनिफिट्स के काम करने लग जाते हैं, तो वो चीजें इसमें आ जाती है। इसमें ग्रोथ एंड वर्क सेटिस्फेक्शन आ जाता है। अब ध्यान से देखना, बात करी जाए, दो टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, मोटिवेशंस होती हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें सैलरी एंड अलाउंस आता है, पता ही होगा तुम लोगों को। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्म किया, बोनस मिलना चाहिए, वो टाइप की चीजें, बोनस आ जाता है, ठीक है, एडिशनल रिवॉर्ड होता है, ठीक है। देन बात करी जाए स्टॉक ऑप्शंस, कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस दे देती हैं, भाई 1 शेयर दे देती हैं, 2 शेयर दे देती हैं, और कहती हैं जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होगी। प्रॉफिट शेयरिंग, कई कंपनीज कह देती हैं कि अगर तुम लोग बढ़िया परफॉर्म करोगे तो प्रॉफिट का इतना परसेंटेज तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पीएफ, ठीक है, पीएफएसएफ, पेंशन, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या होता है, अलग से मेडिकल अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, कार वार टाइप की चीजें दे दी जाती हैं। इधर बात करी जाए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, सबसे पहली चीज आती है भाई साहब पोजीशन बोले तो स्टेटस, पोस्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर्स, ठीक है, बढ़िया वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दो, वर्क एनरिचमेंट, भाई साहब प्यार हो जाए अपने जॉब से, ठीक है, वो चीज, करियर अपॉर्चुनिटीज, तुम्हें ग्रोथ मिलेगी, सीनियर लेवल पे जा सकते हो, जॉब सिक्योरिटी, भाई तुम्हें जॉब से नहीं निकाला जाएगा, और इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन मेकिंग में उनसे पूछ लेना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और वो वहीं से बिलोंग करते हैं। आगे बात करी जाए लीडरशिप स्टाइल की, तो टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स की बात करी जाए, अच्छा ध्यान से सुनना, एलिमेंट्स ऑफ क्या कहते हैं, सुपरविजन, और क्या कहते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, हम डायरेक्टिंग वाले पार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट जो होता है उसे बोला जाता है मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, और सबसे लास्ट में क्या आता है, 4 कौन से थे, सुपरविजन, मोटिवेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन और क्या कहते हैं, लीडरशिप। तो इन सारे एलिमेंट्स को सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस पे फोकस कर रहा हूं, जो ज्यादा फोकस है। लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो सबसे पहला होता है ऑटोक्रेट, ठीक है, ऑटोक्रेट को बोला जाता है ऑल्सो डिक्टेटरशिप टाइप की चीजें बोला जाता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, लीडर की बात सब सुनेंगे, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ये कहां पे सुटेबल होता है, जहां पे मुझे जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी है, जल्दी काम करना है। मैं पर्सनली इसके फेवर में रहता हूं। क्यों इसके फेवर में रहता हूं भाई, तुम लोगों को पता है मैं ग्रेट हिटलर और वो कौन सा है, नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग, इनका बहुत बड़ा फैन, ठीक है। मुझे ये मतलब मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो भाई साहब लपेट दूं, एक एक सर काट दूं, वो वाला हिसाब कर दो। दूसरा स्टाइल आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, इसमें सबसे बातचीत करके, ठीक है, फिर डिसीजन एट द एंड कौन लेगा, लीडर लेगा, और सबसे लास्ट में आता है लीज फ्री। लीज फ्री में सब अपने मन के मौजी हैं, जिसका जो मन करे वो करे, वो वाला डिसीजन रहता है। तो ये यहाँ पे 3 टाइप की लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। आगे बढ़ा जाए, बात करी जाए, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, यहां से क्वेश्चन आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है, जब स्केलर चेन को फॉलो करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रही, आपस में गॉसिप होता रहता है ना, भाई इसका चक्कर इसके साथ चल रहा है वाला हिसाब किताब, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो मीनिंग वही दे रखी है। अराइज ये कैसे होता है भाई साहब, वर्क के एनवायरमेंट से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से, और ये क्या होता है हमारे सोशल इंटरेक्शन से, नेचर ऑफ रिलेशनशिप,
ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मल रिलेशन से बनता है, और ये किससे बनता है भाई साहब, पर्सनल रिलेशन से बनता है। स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेंस, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे फ्लो होती है, तुम्हें पता है ना, एक एक स्टेप पार करती है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भाई बहुत तेज फ्लो करती है। नेचर की बात करी जाए तो ये रिजिड है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता, ये फ्लेक्सिबल है, डायनामिक चेंज होती रहती है। भाई साहब आज मेरी तुम्हारे से दोस्ती है, कल लड़ाई हो गई, वो भाई साहब, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है, यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। देन उसके बाद आता है भाई साहब कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। इन पे मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से समझा दे रहा हूं, बट इनके टाइप्स भी होते हैं बैरियर्स के। तो देखो सबसे पहला टाइप जो होता है उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जब हायरार्किकल ऑर्डर में, ठीक है, बॉस और क्या कहते हैं एम्प्लॉय के रिलेशंस की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में, उसे क्या बोला जाता है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोला जाता है। दूसरा है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, मैसेज फॉर्म करने में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या बोला जाता है भाई साहब, सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर, मैसेज समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे साइकोलॉजिकल बैरियर बोला जाता है। पर्सनल बैरियर, ठीक है, मेरे अंदर कोई, जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है, देयर आर सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स रिलेटेड टू द सेंडर और द रिसीवर दैट एक्ट्स एज अ हर्जल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा शाई हूं, ठीक है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, शाई का मतलब शर्मीला हूं, तो उसकी वजह से बात अपनी बोल नहीं पाता, सब लोग सुना के चले जाते हैं, वैसी टाइप की चीजों को क्या बोला जाता है, पर्सनल बैरियर बोला जाता है। आगे बात करी जाए भाई साहब कंट्रोलिंग से एक क्वेश्चन मतलब भर भर के आता है कि why controlling is to be considered a backward and forward looking function। सिंपली अपने को समझाना है भाई साहब, इसमें पास्ट वर्क को इवेलुएट करा जाता है और डेविएशन को एनालाइज करा जाता है, देन उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं और फ्यूचर के लिए गाइड किया जाता है। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। अच्छा मैंने इतने शॉर्ट में खत्म कर दिया भाई साहब, वर्ड में खेलना सीखो, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना सीखो। देन बात करी जाए, ठीक है, एक कहानी आती है कि क्या कहते हैं, वाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड, या इनमें से पहला फंक्शन कौन है। तो भाई दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना। यहां पे क्या होता है, मैं कंट्रोलिंग को देख के क्या करता हूं, प्लानिंग करता हूं, और प्लानिंग करके जब सारा प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाता है, सारा प्रोसेस की बात करी जाए तो POSDC सब परफॉर्म हो जाता है, तो लास्ट में मैं कंट्रोलिंग में क्या करता हूं भाई साहब, चेक करता हूं कि क्या मुझे रिजल्ट सही मिला है या नहीं। तो दैट्स वाई ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। वही कह रहा है ना, प्रोवाइड इवैल्यूएशन फॉर द फ्यूचर प्लानिंग में होता है, और प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन प्लानिंग से देख के यहां पे क्या करी जाती है, कहानी कही जाती है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करी जाए तो भाई साहब ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है। चैप्टर इजी है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखना ध्यान से। सबसे पहला सेटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स करना, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड्स फिक्स करे गए हैं उनको भी इवैल्यूएट करा जाता है यहां पे। देन उसके बाद बात करी जाए मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, देखना भाई साहब स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी, ठीक है, दोनों को क्या करना, कंपेयर करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने स्टैंडर्ड सेट करा था 1000 यूनिट्स का। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं भाई साहब, ये 1000 का 1100 हो सकता है, या 1000 का क्या हो सकता है, 900 हो सकता है। दो ही सिनेरियोज तो पॉसिबल है ना, तो दोनों सिनेरियोज को क्या करना, लेना और उनसे एनालाइज करना, कंपैरिजन करना। देन उसके बाद जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 100 का डिफरेंस आया, ये तो अच्छा है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, छोड़ दो, कह दो बस थोड़ा सा और मेहनत कर लो और मोटिवेट करके तारीफ करके छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे मुझे एनालाइज करना पड़ेगा भाई 100 रुपए क्यों कम आया है, और फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा, तभी ये 900 से क्या होगा, 1000 यूनिट्स पे पहुंचेगा। तो करेक्टिव एक्शंस लेना, ये हमारा क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है, जिसके बारे में हमने यहां पे डिस्कशन कर लिया है। अच्छा, एनालाइजिंग डेविएशंस की ना दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इस पे लास्ट ईयर से काफी क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल क्या कहता है भाई साहब, आप हर चीज का, एक एक चीज का, छोटे छोटे से एम्प्लॉय को, हर एक बंदे को क्या कर सकते, देख नहीं सकते। तो जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं पे क्या करो, फोकस करो, उससे क्या हो जाएगा, अपना फायदा हो जाएगा, ठीक है, आपको ज्यादा जगह देखना नहीं पड़ेगा और चीजें मैनेज हो जाएंगी। दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने टारगेट बनाया था भाई साहब 1000 का, ठीक है, और मैंने सोचा जो टारगेट है वो कितना आ गया, 95 आ गया, मतलब 995 आ गया, 5 की कमी रही, तो इसको इग्नोर तो करा जा सकता है ना, ठीक है। तो यही कहता है कि जितना पॉसिबल हो सके, अगर एक्सेप्टेबल रेंज में है इग्नोरेंस तो इग्नोर कर दो, लेकिन अगर यही रिजल्ट सेम 900 पे आ जाता है भाई साहब, 100 यूनिट्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, तो उस केस में अपने को एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसे क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। अब इससे क्या होता है भाई साहब, टाइम एंड समय दोनों बचता है, एफर्ट्स बचते हैं, फैसिलिटेट्स डेलीगेशन, काम को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, और लास्ट में क्या है, फैसिलिटेट ग्रोथ जब होती है, जब बिजनेस होता है तो हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी पे आप उंगली नहीं उठा सकते भाई साहब, आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े दिल का होना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे यहां तक तो भाई साहब मोस्टली ज्यादातर बच्चों के स्कूल में यही चैप्टर्स आते हैं जिन पे हमने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है, लेकिन कई सारे स्कूलों में क्या होता है, मार्केटिंग आता है। तो आप लोग बोलोगे सर मार्केटिंग भी एक बार थोड़ा सा हो जाए, तो बिल्कुल भाई मार्केटिंग की भी बात कर लेते हैं। मार्केटिंग में फिलॉसफीज चलती हैं कुछ, कई कौन कौन सी फिलॉसफी चलती है भाई सब, प्रोडक्ट,
सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर प्रोडक्ट, फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग, फिर सोशल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक, सोसाइटियल इकोनॉमिक ऐसे बोला जाता है। सोसाइटियल मार्केटिंग, अलग अलग नाम है, सब पे क्या करते हैं वही सेम नाम है, मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्या कहता है, भाई साहब प्रोडक्ट बनाओ, खूब बल्क क्वांटिटी में बनाओ, प्रोडक्ट तो बिक ही जाएंगे। तो इसमें फोकस किस पे होता है भाई साहब, क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करी जाए तो इसमें फोकस होता है भाई साहब प्रोडक्ट ऐसा टॉप नॉच बना दो, भाई साहब खेल ही ना हो, जब प्रोडक्ट बढ़िया बन जाएगा तो लोग अपने आप ही खरीद लेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी पे फोकस होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कहता है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी ना प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की जरूरत है, भाई साहब बेचने वाले बंदे खतरनाक लाओ। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही फोकस रहता है, बस मेन कहानी क्या होती है, सेलिंग एंड प्रमोटिंग, प्रोडक्ट को इतना सुपर हीरो बना दो। देन उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करी जाए तो इसमें कंज्यूमर की नीड्स को देखा जाता है। कंज्यूमर की नीड्स, कंज्यूमर को चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या कहता है कि वाटर बॉटल्स बैग से हटा दी गई थी, तो कंज्यूमर ने डिमांड करी वाटर बॉटल दी जाए, तो अगले वाले एक प्रोडक्ट में क्या करा गया, वाटर बॉटल ऐड कर दी गई। तो यहां पे क्या होता है, कंज्यूमर की नीड्स को फोकस करा जाता है। और सोसाइटियल मार्केटिंग की बात करी जाए तो यहां पे कंज्यूमर की नीड्स एंड साथ में सोशल वेलफेयर की बात करी जाए। लाइक ममार्थ एक पॉलिसी चलाता है ना, ममार्थ करके एक कंपनी है, वो क्या करती है, जितने प्रोडक्ट खरीदोगे उतने क्या होते हैं उसके पौधे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी का भला करने वो क्या हो जाती है, सोसाइटियल मार्केटिंग की बात कर दी जाती है। 4 P's, ठीक है, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। इन पे केस स्टडी बहुत ज्यादा आती है और चांसेस हैं कि शायद आपके पेपर में रखा हुआ मिले अगर ये चैप्टर आ रहा है तो। ठीक है, नहीं आ रहा तो भाई इससे पहले ही वहीं पे छोड़ देना, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखो, जब हम प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं तो भाई साहब इसमें एडवर्टाइजिंग आता है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड, ठीक है, लाइक एडवर्टाइजिंग पे जब फोकस कर रहा होगा, सिंपल समझ जाना ये प्रमोशन मिक्स की बात हो रही है। अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है, लाइक प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, देन उसके बाद क्या कहते हैं, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, इन पे फोकस हो रहा है तो समझ लो वो प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्राइस की बात करी जाए तो भाई साहब कॉम्पिटिटर्स देखे जा रहे हैं, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, कितना प्राइस इसका रखना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट को चीप बनाना चाहिए, बढ़िया बनाना चाहिए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा कुछ भी कहानी चल रही है तो वो प्राइस मिक्स का पार्ट होता है। प्लेस में क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, B2B करना है, B2C करना है, अभी आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या हमें वेयर हाउस लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, वो किस में आ जाता है भाई साहब, प्लेस में आ जाता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और एक ही क्वेश्चन में अगर ये चारों दिख रहे हो तो सिंपली वहां पे एक वर्ड यूज कर लेना, मार्केटिंग मिक्स। क्या यूज कर लेना, मार्केटिंग मिक्स। आई कहानी समझ में? चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेबलिंग की बात करी जाए तो भाई साहब उसके ऊपर जो लेबल लगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनसे फायदा होता है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं। मतलब अर्बन एरियाज में तो मैं नहीं कह सकता, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा बात होती है, अरे वो शाहरुख खान वाला साबुन दो, ठीक है, अरे वो ऐश्वर्या राय वाला साबुन दो, ठीक है, साबुन बोले तो सोप, ठीक है, गांव में ऐसा बोला जाता है, तो वहां पे प्रोडक्ट पहचानने में फायदा होता है। दूसरा, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट, उसके अंदर मेंशन होता है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी है भैया कि आपको बताना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, पता लगता है कि कौन सी ग्रेड का, अच्छा वाला है, बड़ा वाला है, ठीक है, इसके प्राइस क्या है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, कई सारे लोग क्या करते हैं, इतनी बढ़िया मार्केटिंग कर देते हैं, इसको बोला जाता है साइलेंट मार्केटिंग फीचर या साइलेंट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसी के थ्रू क्या कर देते हो, बढ़िया प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग जाएगा। लाइक एक वो पेंसिल आती है ना, डोम्स की पेंसिल, इतनी अट्रैक्टिव रहती है पैकेजिंग उसकी कि बंदे का मन कर जाता है। मतलब मेरे को कोई जरूरत नहीं है पेंसिल लेने की, लेकिन मैं फिर भी खरीद रहा हूं, क्यों? क्योंकि पैकेजिंग अच्छी है, देख के अच्छा लग रहा है। और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाय लॉ कहता है कि इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। देन बात करी जाए, ठीक है, मार्केटिंग की या प्रमोशन मिक्स की, तो भाई साहब यहाँ पे कुछ इसकी टेक्निक्स चलती हैं। एडवर्टाइजिंग तुम्हें पता है, हर जगह पे प्रमोशन कर देना। पर्सनल सेलिंग, खुद घर घर जाके जब सामान बेचा जाता है वो पर्सनल सेलिंग आती है। पब्लिसिटी, कुछ ऐसा काम कर दो, जैसे एग्जांपल के लिए अभी वो हुआ था ना अनंत अंबानी का, ठीक है, अंबानी की शादी जब हुई थी, भाई साहब हर जगह अंबानी 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 ऐसा नाम चल गया भाई साहब, उसे पब्लिसिटी बोला जाता है। और सेल्स प्रमोशन, वो आता है ना बाय वन गेट वन ऑफर 70% ऑफ, वो किस में आ जाता है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक में आ जाता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए, ठीक है, इसमें बात करी जाए तो सबसे पहला जीरो और डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। ठीक है, इनडायरेक्ट चैनल, ये डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन उसके बाद आता है इनडायरेक्ट में, वन चैनल, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर। 2 लेवल, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। देन उसके बाद 3 लेवल, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। एंड इसी के साथ चैप्टर क्या हो जाएगा, अच्छा एक पैकेजिंग पे भी फोकस कर लो, थोड़ा सा देख लो। ठीक है, पैकेजिंग, सामान को पैक करना, इसके 3 लेवल की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में क्या आता है, जैसे वो देखा होगा तुम लोगों ने, डेयरी मिल्क खाई होगी, उसके ऊपर क्या होता है, स्टील का टाइप का वो रहता है ना, स्टील कहते हैं, एल्युमिनियम जो भी कह लो, फॉयल,
ठीक है, जिससे लपेट रखा होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है, प्रोडक्ट के सबसे पास वाली पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए टूथपेस्ट की बात करी जाए तो सबसे पहला वाला जो जिसमें डिब्बा जो भी कह लो, पाउच कह लो, उसमें जब टूथपेस्ट डाला जाता है तो वो क्या होता है, प्राइमरी। देन उसके बाद वो जो गत्ते में डाला जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसके ऊपर का जो रैपर है उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी। और सबसे लास्ट में क्या होता है, जब उनको बड़े बॉक्स में, जिसको ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग भी बोला जाता है, उसमें रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है। आएगा नहीं समझ में? तो ये क्या है, लेवल ऑफ पैकेजिंग है। एंड इसी के साथ टॉपिक खत्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, बट इनकी ये श्योरिटी मत ले लेना कि भाई साहब यही रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस इधर उधर भी हो सकते हैं थोड़े से, तो एक बार रीडिंग सारी लगा लेना। हाँ, बट ये पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, मार्केटिंग से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मैंने मिस करे हैं, मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जा रहा था। पहला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का नाम है भाई साहब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और दूसरा है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। प्लीज इन दोनों पे फोकस कर लेना, इनसे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। एंड अगर भाई साहब वीडियो पसंद आई है, भाई साहब इतनी मेहनत करिए, बर्ड्स मस्त दबा के पीपीटीज बनाई है, अगर पसंद आई है वीडियो भाई साहब लाइक कर दो, बहुत मेहनत करी है एकदम, मतलब जी जान लगा दिया अपना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं होप सो मनाता हूं कि आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर खतरनाक जाए, और अगर खतरनाक गया तो नीचे आके मेरे को बताना भाई साहब। पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है देख के कि जब बच्चों के सेम वही क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसा लगता है भाई साहब मैं ही राजा हूं, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज ये चीज कर लेना। एंड नए हो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो यार, कर सकते हो, मना नहीं करूंगा, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।